Okay, students. So yesterday we have studied about consumers equilibrium, है ना? Consumers equilibrium होता क्या है, इसकी definition हम लोगों ने देखी थी कि it refers to a situation wherein a consumer gains maximum satisfaction from the purchase of commodity which its given income. उसकी जितनी भी given income रहती है उस commodity से consumer जो भी गुड्स जो है परचेज करता है और उस सामान से उस कॉमोडिटी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस पॉइंट पे कंज्यूमर की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि वो उसको फर्दर चेंज करे, अपने परचेज में किसी भी तरीके का चेंज लाए। मतलब या तो उस चीज से कम थोड़ा परचेज करे या उस चीज से ज्यादा परचेज करे, ऐसा कोई भी चांस नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है जहां पे वो उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के यूटिलिटी अप्रोच के अंदर दो कंडीशंस में पढ़ना था कि एक होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी या इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, यानी वन कॉमोडिटी होती है तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है ये जानना था। ठीक है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं ना कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट वन कॉमोडिटी पे, सिंगल कॉमोडिटी पे क्या होता है। उसके लिए पहले एक बात मैं बता देती हूँ कि अब से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। चलो पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि होती क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी में। देखो, अगर वन कॉमोडिटी की बात होती है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तभी पहुंचता है जब व्हेन marginal utility in terms of money is equals to price of the commodity। कैसी कंडीशन होती है, जिस टाइम पे जिस जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी हम निकालेंगे, वो इक्वल होती है किस चीज के, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। हम जिस भी कॉमोडिटी के लिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हैं, उस कॉमोडिटी की, वो जो सिंगल कॉमोडिटी की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, उस कॉमोडिटी की प्राइस इक्वल होनी चाहिए, किस चीज से इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब हम जो मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, बट ये एक नया टर्म आया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी तक हमें पता था कि हम लोग यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे थे यूटिल्स में, ओके। एंड जैसे जैसे हम एक कंजप्शन, एक एक गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज करते जाते थे, हमारी यूटिलिटी क्या होती रहती थी, यूटिलिटी हमारी कम होती रहती थी। यहाँ हो रहा था ना, एक एक गुड्स का कंजप्शन कर रहे तो यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। क्यों हो रही थी, ये भी हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि जैसे जैसे हम कंजप्शन करते हैं हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलता रहता है, कम मिलता रहता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। देखो, अब बस हमें यहाँ ये करना है, आपको पता है ना मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, मार्जिनल यूटिलिटी समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, सबको समझ में आ गया, आंसर मी। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी में? ओके, कीप आंसरिंग। ओके, आपको रिस्पॉन्स भी करना है अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो। ओके, देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता था क्या होता है, अब बस यहाँ पे वही काम करना है कि जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे ना, उसको हम बोलेंगे कि ये रुपी बता रहा है, ये रुपी के टर्म में। जैसे कि अगर हमें कोई यहाँ पे एप्पल खा के एक एप्पल खाए, हमें यहाँ पे क्या हुआ, 6 यूटिल्स का बेनिफिट मिला था ना, 6 यूटिल्स का कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब हम इसे 6 यूटिल नहीं बोलेंगे, अब से यहाँ पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यहाँ पे हम उसे बोलेंगे कि हमें 6 MU इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि 6 रुपी का जो है सेटिस्फैक्शन मिला था। इस तरीके से बात करेंगे हम उसको, समझ में आया। जब यहाँ 4 लिखा हुआ था, यानी कि दूसरा यूनिट खाने पे इसको 4 यूटिल्स का मिला, तो यहाँ पे अब हमने उसको बोलना है कि हमें यहाँ पे 4 रुपी का जो है सेटिस्फैक्शन मिला। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी पढ़ेंगे, तो उसकी एक कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो इक्वल होना चाहिए किस चीज के, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के। ये कंडीशन होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बस वही मार्जिनल यूटिलिटी है, बस अब हम उसको क्या कर देंगे, रुपी के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि MU इन टर्म्स ऑफ मनी
मतलब एमयू जब अभी तक हम लोग यूटिल्स में निकाल रहे थे ना, तो अब आपको यूटिल्स में क्या करना है, यहाँ पे एमयू को यूटिल में नहीं निकालना है, किस में निकालना है, रुपी में निकालना है। ओके, जैसे कि 1 एप्पल खा के हमें क्या हुआ, यूटिलिटी के फॉर्म में ही लिख रहे हैं एमयू, लेकिन रुपी में लिख रहे हैं ना, तो यूटिल नहीं लिखेंगे इसकी यूनिट, अब क्या लिखेंगे, रुपी 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 लिखेंगे। 1 एप्पल परचेज करके, एक एप्पल कंज्यूम करके कंज्यूमर को जो है ₹8 का सेटिस्फैक्शन मिला, 1 ऑरेंज कंज्यूम करके ₹10 का सेटिस्फैक्शन मिला, और 1 बनाना कंज्यूम करके उसको जो है वो ₹12 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपी दी हुई है, यानी कि हम यूटिल्स को रुपी के अंदर बदल दिए। अब हम लोग रुपी यूटिल यूटिल नहीं करेंगे, अब हम लोग रुपीज करेंगे, रहेगा तो वो अभी भी मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन उसको हम पुकारेंगे क्या, वो रुपी के टर्म में। ये बात समझ में आई? ओके, एनी कंफ्यूजन? जो सेम हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा वही चीजें हैं, बस इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी, अब इसके आगे यूटिल ना लिख के हमको रुपी 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 लिखना है, बात वही चीज है। पर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम जो होती है ना सिंगल कमोडिटी में, इसकी ये कंडीशन है, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और उस कमोडिटी की प्राइस, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, वो ही बन जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा तब जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसको समझने के लिए अब एक एग्जाम्पल लेंगे, वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। देखो, इसमें क्या किया हम लोगों ने ना, एक एक एग्जाम्पल के लिए हमें दो चीज चाहिए थी कि प्रोडक्ट हमारा जो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, मेरे इस एग्जाम्पल में प्रोडक्ट हमने क्या लिया, बर्गर ले लिया, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ऑफ द बर्गर हमने बता दिया पहले से आपको कि ₹3 है, यानी कि हर एक बर्गर जो है वो कितने रुपए का है, ₹3 का है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हमारा प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे एक बर्गर, जो भी कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करने वाला है, बर्गर कंज्यूम करने वाला है, और हर एक बर्गर की प्राइस दी हुई है ₹3। ओके, तो फिर हम इसके लिए एक स्केड्यूल बनाते हैं, ये जो टेबल इस तरीके से बनाते हैं ना, इसको स्केड्यूल बोला जाता है। एक स्केड्यूल बनाते हैं, उसमें हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ बायर्स। ओके, फिर हमने दूसरी चीजें लिखी, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे रुपी लिखा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी चाहिए हमें। उसके बाद हम लिखेंगे रुपीज, जो कि प्राइस, प्राइस क्या है, ये जो बर्गर जितने रुपए का भी परचेज करते जाएंगे ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, मतलब प्राइस ऑफ द बर्गर है, तो प्राइस ऑफ द बर्गर भी रुपी में ही होने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर हमने 1 बर्गर परचेज किया, 1 बर्गर कितने रुपए का मिला हमको, ₹3 का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल में पहले ही डिसाइड कर लिया था। दूसरा बर्गर खरीदेंगे, वो कितने रुपए का मिलेगा, वो भी ₹3 का। फिर तीसरा बर्गर लिए, वो कितने रुपए का मिला, वो भी ₹3 का मिला। फिर फोर्थ बर्गर खरीदे, वो भी कितने रुपए का मिला, ₹3 का मिला। फिफ्थ बर्गर लिया, ₹3। सिक्स बर्गर लिया, वो भी कितने रुपए का मिला हमें, यहाँ पे ₹3 का मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिखी हुई है ना कि 2 बर्गर लिए तो भी 3, 3 बर्गर लिए तो भी 3, इसका ये मतलब होता है कि हर एक बर्गर जो है वो ₹3 का है। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों बर्गर ₹3 का मिला होगा। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पर बर्गर प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, हर एक ही कॉमोडिटी की प्राइस लिखी गई है। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे मान लो बर्गर किंग गए या तो हम मैकडोनल्ड्स गए वहां पे बर्गर खाने के लिए, तो अगर हम वहां से एक बर्गर लेंगे वो हमें ₹30 का मिला, 2 बर्गर लेंगे तो वो भी तो दूसरे बर्गर को भी तो वो बोलेगा कि लाओ फिर ₹30 फिर लाओ, फिर थर्ड बर्गर मांगेंगे तो भी वो बोलेगा लाओ ₹30 फिर से लाओ। तो हर एक बर्गर की प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। सेम इसमें यही हो रहा है कि जब एक एक बर्गर जो है इंक्रीज होता जा रहा है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि बर्गर की प्राइस कितनी रुपए होने वाली है, ₹3 होने वाली है। ये बात समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, देन आगे आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बर्गर्स हमने बता दिया कि 6 बर्गर तक लिए थे, फिर प्राइस हमने बता दी हर बर्गर की कितनी थी। अब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि हर एक बर्गर कंज्यूम करने पे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और वो भी हम यूटिल के टर्म में नहीं रुपी के टर्म में बताने वाले हैं ना। तो देखो,
यहाँ पे 1 बर्गर खा के उसे जो है उसे क्या हुआ 5 यूटिल्स, नो 5 यूटिल्स का नहीं, 5 रुपी का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, 1 बर्गर खा के उसे किसका मिला, यूटिल का तो नहीं बोलेंगे हम, रुपी का बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुपी में सब चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर दूसरा बर्गर लिया, उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है थोड़ा कम हो गया, 4 हो गया। और क्यों कम हुआ ये रीजन पता है? थर्ड बर्गर कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 3 हो गई, फोर्थ बर्गर कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई, और फिफ्थ बर्गर कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 1 हो गई, एंड देन सिक्स बर्गर कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहाँ चली गई, 0 चली गई। इसका मतलब है कंज्यूमर जो है यहाँ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मिल गया, ये जो है इस लेवल के से ज्यादा जो है कंज्यूम नहीं कर सकता ना, यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई? यूटिलिटी डिक्रीज क्यों हुई जा रही है ये बात पता है आपको? जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, उसकी सेटिस्फैक्शन हमको हर एक इंक्रीज प्रोडक्ट पे कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बताता है कि जैसे जैसे हम एक एक चीजों का कंजप्शन बढ़ाते हैं उसकी यूटिलिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना। तो हमने यहाँ देखा कि जब कंज्यूमर ने 3 यूनिट मतलब 3 क्वांटिटी लिया बर्गर का, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसे मिल रही थी इन टर्म्स ऑफ ₹3, एंड प्राइस ऑफ द बर्गर पे कितना चल रहा था, 3 चल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल्स कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट फॉर अ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड हियर वी कैन सी दैट एट द थर्ड यूनिट ऑफ बर्गर मार्जिनल यूटिलिटी इज 3 एंड द प्राइस इज ऑल्सो 3, यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब है हम बोलेंगे कि ये जो है ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या है, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बात समझ में आई? ये पर्टिकुलर जो यूनिट है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ की मतलब यहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है फॉर द फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी। ओके, बात समझ में आया? Yes. ओके, यहाँ कंजप्शन जो है अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है इस थर्ड यूनिट पे, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बिल्कुल इक्वल। तो एल्फ्रेड मार्शल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब ये हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जब भी इस पॉइंट से ऊपर पे कहीं पे, यानी कि जब वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी और उसका पैसा कम लग रहा था। अगर हम देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा था कि कंज्यूमर को जो है यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी और उसका प्राइस कम लग रहा था। इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी और भी ज्यादा थी और उसका प्राइस अभी भी कम लग रहा था। तो जहां पे यूटिलिटी कम पैसा देके ज्यादा यूटिलिटी मिल जा रही है, वो होता है कंज्यूमर के लिए सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर के लिए? सरप्लस पॉइंट, मतलब कंज्यूमर फायदे में है, प्रॉफिट में है, कम पैसा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन अभी तक मिल रहा है। जब किसी चीज को आप ऐसे एग्जाम्पल की तरह देखिए कि अगर आपको किसी कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आपको और अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, सोचेंगे थोड़ा और खरीद लेते हैं, थोड़ा और खरीद लेते हैं। तो वो और लेने के चक्कर में 2 खरीदा, उसके बाद अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा था तो वो और खरीदने लगा। तो फिर अभी भी क्या है, उसका प्रॉफिट इक्वल हो गया। ज्यादा लेते 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 उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो भी घटने लगा, वो भी कम होने लगा। ओके, फिर क्या हुआ, फिर वो अभी भी लालच में था, सोच रहा है कि अभी भी तो सेटिस्फैक्शन इक्वल तो चल ही रहा है, तो चलो एक और कंजप्शन कर लेते हैं। उस एक और कंजप्शन करने के चक्कर में अब उसका सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस से भी कम हो गया, यानी कि फिर उसने अभी भी नहीं सोचा हो सकता है कि और मिल जाएगा, तो एक और कंजप्शन कर लिया, क्योंकि कंजप्शन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो फिर जो है और उसका यूटिलिटी कम हो गई और प्राइस अभी भी ज्यादा है। यानी कि ये जो केस था यहाँ पे
कॉमोडिटी 5, 6 और 7 पे कंज्यूमर जो है वो कहाँ चल रहा था, वो लॉस में चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उसका प्राइस ज्यादा लग रहा था और उसको सेटिस्फैक्शन जो है बहुत ही कम मिल रहा था। तो ये कौन सी कंडीशन थी, कंज्यूमर के लिए लॉस की कंडीशन थी। ओके, एम आई क्लियर टू यू? किसी को डाउट है इसमें कोई भी? यस मैम। अगर कुछ भी डाउट है तो कोई भी अनम्यूट करके आप लोग पूछिए क्वेश्चन। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुई, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड उसके अबव जहां पे कंज्यूमर की यूटिलिटी ज्यादा थी, प्राइस कम था, वो कंज्यूमर अपने सरप्लस में था। जहां पे यूटिलिटी कम और प्राइस ज्यादा थी, वहां पे जो है कंज्यूमर कह सकते हैं हम लॉस में था। अब हम इसी को, ये जब क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये रूल है ना कि कभी किसी चीज को हम स्केड्यूल में बताएंगे तो उसका हम ग्राफिकल फॉर्म भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना। अब हम इसको ग्राफ में बना के देखेंगे कि ग्राफ में अगर बनाते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना भी इसमें हमारा जो है रूल हो जाता है कि हमें देखना है। तो देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हमने बनाया ग्राफ पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स एक्सिस पे बना लिया है जो कंज्यूमर का नंबर ऑफ बर्गर्स जितना भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, और वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर लिया कि जो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गई प्राइस, और उसके बाद जो हो गया, उसके बाद जो है कंज्यूमर नंबर ऑफ बर्गर्स कितना कंज्यूम किया था उसने, 1 2 3 4 5 6 6 बर्गर्स उसने कंज्यूम किया था। कोई डाउट है इसमें? अब देखते हैं ना कि देखो क्या हुआ था कि जब कंज्यूमर जो है, जब हमारा कंज्यूमर जो है 1 यूनिट कंजप्शन कर रहा था, तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बता रही थी इस टेबल के अकॉर्डिंग, एट द 1 यूनिट ऑफ बर्गर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी चल रही थी, 5 चल रही थी। फिर 2 यूनिट पे 4 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 1 आ गई, उसके बाद चली गई थी 0। ठीक है, तो फिर हम भी अपने ग्राफ पे जो है वो ड्रॉ करते हैं कि जब 1 यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चल रही थी, 5 पे चल रही थी। फिर 2 यूनिट पे आए, जब 2 यूनिट हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली गई, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो चली गई 4 पे, 5 के बाद 4, फिर 3 पे कहाँ पे आ गई थी, 3 पे ना, इधर भी 3 और इधर भी 3 है। फिर 4 पे मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज होने लगी थी, यानी 0.2 पे आ जाएंगे, MU2 हो गया था। फिर 5 पे जो है 1 हो गया था, और उसके बाद 6 पे आके तो 0 हो गया था, यानी 6 पे तो यहीं पे कहीं पे प्लॉट होगा। ये बात समझ में आई? उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी चीजें लिखी हुई थी ना कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यानी बर्गर की प्राइस कितनी रुपीज चल रही थी, 3 रुपीज। 1 यूनिट लिए थे तब भी 3 रुपीज थी, दूसरे यूनिट लेने गए थे दूसरा वाला तो भी 3 रुपी का मिला, फिर थर्ड लेने गए तो भी 3 का, 4 लेने गए तो भी 3 का मिला, फिफ्थ वाला लेने गए बर्गर तो भी हमको कितने रुपए का मिला था, 3 रुपीज का मिला था। ओके, तो जैसे जैसे हमने एक एक बर्गर को इंक्रीज किया यहाँ पे, उसकी प्राइस जो थी वो 3 3 3 3 3 थी। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको प्लॉट कर देंगे, इस प्लॉटिंग वाले को पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो प्राइस ऑफ दी बर्गर जो है वो तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगी, बिल्कुल पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस रहेगी। इसमें कोई डाउट है? लेकिन जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जो प्लॉटिंग की है हमने पॉइंट की, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमें कैसा मिलेगा, कुछ जो है डिक्रीजिंग वे में मिलेगा। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, गिरती है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एक पॉइंट आता है जब वो डिक्रीज करती रहती है बट पॉजिटिव रहती है, फिर वो 0 पे टच करती है और उसके बाद वो नेगेटिव जाने लगती है। तो हमारे वाले स्केड्यूल में नेगेटिव नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ रुक जाएंगे 0 पे। ठीक है, तो डिक्रीज कर रही है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। तो जब डिक्रीज करते करते जा रही है, जिस पॉइंट पे, जैसे कि थर्ड यूनिट में हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ये दोनों 0.3 पे आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वल हो गया, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, इधर भी 3 इधर भी 3, यानी दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। तो यही था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना।
यही पॉइंट क्या था कंज्यूमर का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। समझ में आई बात? जिस Yes, पॉइंट ma'am. में Yes, ma'am. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस, वो हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्केड्यूल से भी समझ लिए, ग्राफ से भी समझ लिए, है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट देखा था कि जब भी हमारा एमयू बड़ा चल रहा था, एमयू ज्यादा चल रहा था, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज्यादा चल रही थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब ज्यादा चल रही थी ना, यानी कि ऊपर है, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऊपर चल रहा है और प्राइस का ग्राफ नीचे चल रहा है। इसका मतलब है ये कि प्राइस कम है और यूटिलिटी ज्यादा है। तो यही पॉइंट क्या था, कंज्यूमर के सरप्लस पॉइंट था। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है पूरा, ये कंज्यूमर का सरप्लस पॉइंट है। ओके। एंड उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस जो है हमारी यहाँ कम चल रही है और प्राइस जो है ये ऊपर चल रही है, यानी ऊपर की तरफ हमें ज्यादा प्राइस दिख रही है, और यूटिलिटी जो है वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि प्राइस के ग्राफ से यूटिलिटी की लाइन जो है वो नीचे चल रही है, यानी कि एमयू जो है वो लेस है देन प्राइस ऑफ द बर्गर। ये जो पोर्शन रहेगा ये कंज्यूमर का लॉस का कंडीशन शो करता है ग्राफ में। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये वाली बात पूरी समझ में आई सबको? तो इसमें से अब एक चीज और, एक क्वेश्चन निकल के आता है ना कि देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है? इसको अगर हम पूछेंगे कि ये होता क्या है, ये है क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी हम क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो यूटिल्स में कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का एक्चुअली ये मतलब है ना कि प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। समझ रहे? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि वो प्राइस, कमोडिटी का वो प्राइस, वो पैसा जो कंज्यूमर है विलिंग टू पे, यानी कि वो करना चाहता है, खुद से करना चाहता है, वो रेडी है कि लाओ हम इतना भी पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या होती है? प्राइस तो वो होती है जो कंज्यूमर इज एक्चुअली पेइंग, यानी कमोडिटी की प्राइस हम उसे कहते हैं जो कि उसको एक्चुअल में, रियल में पे करना पड़ा है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में एक्चुअल प्राइस क्या चल रही थी? 33333 चल रही थी, क्योंकि एक्चुअली में उसे 3 रुपीज ही देना था, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा था यहाँ पे, अगर हम देखेंगे, देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा था कि कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली में 3 रुपीज दे रहा था, लेकिन वो अभी जब उसको वन बर्गर कंज्यूम करके उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो 5 रुपी भी देने को तैयार था। फिर दूसरा वाला खा के उसका थोड़ा पेट भर गया होगा, तो वो 4 रुपी देने को तैयार हो गया, यानी कि विलिंग अमाउंट लिखी हुई है यहाँ पे। अब थर्ड बर्गर खाने के बाद वो वापस से 5 रुपी थोड़ी ना देना चाहेगा। अब वो एक्चुअल में कितना, अब वो विलिंग कितना कर रहा होगा पे करने के लिए? सिर्फ 3 रुपी का बिल कर रहा होगा, है ना। उसकी इच्छा होगी अब सिर्फ, क्योंकि मेरा पेट तो भर गया है, तो अब हम जो है सिर्फ 3 रुपी पे करें। उसके बाद उसे और जो है पेट ज्यादा भर गया, अब उसको और खाने का इच्छा नहीं हो रहा था, तो वो अब और कम पैसा पे करना चाहता था। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी जो है, इसका मतलब होता है क्या, कि वो एक्चुअली वो कितना विलिंग टू पे है, यानी कि वो कितना पे करना चाहता है। और ये 333 क्या डिनोट कर रहा था कि वो एक्चुअली में कितना पे कर रहा था। ये बात समझ में आई? ये था आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ओके, सी यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, तो व्हाट शुड कंज्यूमर डू? कंज्यूमर को क्या करना चाहिए ऐसे केस में? यूटिलिटी ज्यादा है तो बताओ। जब यहाँ पे कंज्यूमर की यूटिलिटी ज्यादा चल रही थी ना, तो कंज्यूमर क्या कर रहा था? और मोर एंड मोर कंजप्शन किया जा रहा था, और कंजप्शन किया जा रहा था। वो तब तक कंजप्शन करेगा जब तक उसका एमयू जो है वो प्राइस के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ क्या बोलेंगे? कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर। बात समझ में आई? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई थी प्राइस से, तो वहां पे कंज्यूमर को क्या करना चाहिए था? वहां पे कंज्यूमर को अपना कंजप्शन कम कर देना चाहिए था। देखो, कंजप्शन यहाँ पे अपना कम कर देगा, ये कंजप्शन बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि प्राइस जो है ज्यादा चल रही है, एमयू कम चल रहा है।
तो इस केस में उसे कंजप्शन कम करेगा तब जाके तो वो इसके यहाँ पे पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट में। तो अगर कंज्यूमर इस वाले एरिया में रहेगा जहां mu इज ग्रेटर देन प्राइस, तो वो अपना कंजप्शन मोर एंड मोर करेगा सो दैट वो यहाँ पहुंच जाए। अगर जो है कंज्यूमर अपने इस वाले एरिया में रहेगा यहाँ जहाँ पे mu इज लेस देन प्राइस रहेगा, तो अपना कंजप्शन लेस एंड लेस करता रहेगा, कम करता रहेगा सो दैट वो यहाँ पहुंच जाए। ओके